देखो, मोर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हर दिन ये एक सिंगल मोमेंट विटनेस करते हैं जब उन्हें ऐसा लगता है कि काश उनके पास हर दिन थोड़ा ज्यादा टाइम होता। और ये मैटर नहीं करता कि तुम स्कूल स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, हिंदी मीडियम में, या फिर किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी स्टेट में। द रियलिटी इज कि हर बच्चा एट द एंड ऑफ द डे ये सोचता है कि काश उसकी वो टू डू लिस्ट पूरी हो जाती, काश वो टाइम मैनेज करना सीख पाता। और हर दिन जब वो एंड ऑफ द डे रेस्ट करता है, जब सोता है, तो उसके मन में कोई गिल्ट ना हो कि चीजें कंप्लीट नहीं हुई। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि यार टाइम रियल प्रॉब्लम है ही नहीं। जरा सोच के देखो कि एट द एंड ऑफ एवरी डे, हर शाम तुम्हारे सारे टास्क कंप्लीट हो, कुछ भी पेंडिंग ना हो, टू डू लिस्ट पूरी कंप्लीट हो। और जब भी तुम रेस्ट करो एट द एंड ऑफ द डे, तो तुम्हारे मन में कोई गिल्ट ना हो कि चीजें कंप्लीट नहीं हुई। बस इसी फ्रीडम के लिए, इस मेंटल फ्रीडम के लिए तुम ये वीडियो देख रहे हो। मैं खुद क्लास 11-12 में जेई की प्रिपरेशन करता था और 6 आवर्स ऑफ फिजिकल कोचिंग के बाद मैं ऑनलाइन अलग से पढ़ता था। टुडे एज अ कॉलेज स्टूडेंट मैं कंटेंट क्रिएशन और अपनी पढ़ाई साथ में मैनेज करता हूँ। और इस पूरी जर्नी में, इन 2-3 सालों में, एक स्किल जिसने मुझे कंसिस्टेंटली हेल्प की, दैट इज माई एबिलिटी टू मैनेज टाइम लाइक अ प्रो। और इस वीडियो में मैं अपने पिछले 2-3 साल के सारे ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स, प्रैक्टिसेस और सारी हैबिट्स जो मैं फॉलो करता हूँ आज तक, वो सब तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। तो तुम इस वीडियो को एक अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट स्टडी गाइड कह सकते हो फॉर 2025 फ्रॉम माई साइड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स लाइक यू। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस गाइड में मैं जितने भी मेथड्स, हैबिट्स और फैक्टर्स डिस्कस करूंगा, उन्हें तुम बिना ओवरवेल्म हुए, बिना कंफ्यूज हुए अपने डेली रूटीन में आराम से इंडल्ज कर सकते हो और उनको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हो, अच्छे से फॉलो कर सकते हो थ्रू आउट योर डेली रूटीन। और इनको फॉलो करने से, इनको समझने से, आई प्रॉमिस कि तुम अपनी स्टडीज, अपनी प्रायोरिटीज और अपनी हॉबीज तीनों को ढंग से मैनेज कर पाओगे हर दिन। क्योंकि मैंने इस गाइड में हर एक एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग, जो कि एक बहुत बेसिक चीज है, टू अप टू फोकस मैनेजमेंट। उसके बाद स्टडी टेक्निक्स, रिवीजन कैसे करना है अगर तुम एक स्कूल स्टूडेंट हो, इवन नाइट वर्सेस डे जैसे कॉन्सेप्ट्स भी मैंने कवर किए हैं। एंड कुछ ऐसे फैक्टर्स भी डिस्कस किए हैं जो हमें लगता है कि हमारी डेली रूटीन में डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं डालते हमारी टाइम मैनेजमेंट पे, हमारी टाइम यूटिलाइजेशन पे। बट ऐसा नहीं है, उन्हें भी समझ जाओगे, उन्हें ढंग से रिफॉर्म कर लोगे, तो तुम अपनी टाइम मैनेजमेंट, अपनी टाइम यूटिलाइजेशन को बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हो, जिससे तुम्हारे ओवरऑल डे में बहुत टाइम बचेगा, तुम्हारी चीजें कंप्लीट होने लगेंगी और तुम्हें अपने आप दिखने लगेगा कि तुम टाइम मैनेज करना सीख गए। सो ये वीडियो बहुत डिटेल्ड होने वाला है। ये एक वीडियो तुम्हें 2025 में अपनी टाइम मास्टरी सिखा देगा, जो तुम्हें पूरी लाइफ में काम आएगा। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज ये एक वीडियो तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ का गेम चेंजर हो सकता है। ओके, सो अब वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। ओके, तो अब वीडियो का मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हें दिख रहा होगा मैं तुम्हारे लिए एक टाइम मैनेजमेंट गाइड फॉर 2025 लाया हूँ। ये स्टूडेंट्स के लिए है, बोथ कॉलेज एंड स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इस जो वीडियो है, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 2 पार्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि इसका सेकंड पार्ट आएगा वीडियो का, मतलब कि इसमें जो फैक्टर्स मैंने डिस्कस किए हैं ना, वो मैंने 2 फैक्टर्स रखे हैं। पार्ट 1 इज एक्टिव फैक्टर्स, ठीक है, एक्टिव फैक्टर्स, एंड जो दूसरा है, दोज आर पैसिव फैक्टर्स, ठीक है। अब एक्टिव फैक्टर से मेरा मतलब ये है कि वो फैक्टर्स जो तुम पढ़ते समय अप्लाई करोगे, ठीक है। जब तुम पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे तुम्हें जो प्रैक्टिसेस अप्लाई करनी है, जो हैबिट्स अप्लाई करनी है, ठीक है, वो हो गई एक्टिव फैक्टर्स। और दूसरे हो गए पैसिव फैक्टर्स, जिनके बारे में मैंने इंट्रो में थोड़ी सा हिंट दिया था कि वो फैक्टर्स जो तुम्हें ओवरऑल डे में तुम्हें इम्प्रोवाइज करना है, तुम्हें ठीक करना है, रिफॉर्म करना है, जिससे कि तुम्हारे अपने आप तुम्हारी जो बॉडी है वो हैबिचुअल हो जाएगी फोकस करने के और एफिशिएंटली काम करने के। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स हम पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्टिव फैक्टर्स। और एक्टिव फैक्टर्स में मेरे पास हैं पूरे 9 फैक्टर्स, ठीक है। अब ये 9 फैक्टर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो एक एक करके शुरू करते हैं। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज प्लानिंग। बहुत क्लीशे लग रहा होगा, बट मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मतलब क्या है प्लानिंग का। प्लानिंग का मतलब ये नहीं टू डू लिस्ट बनाना, समझाता हूँ। अब देखो, प्लानिंग ना 2 तरीके की होती है। सबसे पहले आ गई लॉन्ग टर्म प्लानिंग और दूसरी आ गई शॉर्ट टर्म प्लानिंग। अब अगर मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करूँ, तो इससे मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे माइंड में एक विजन गोल बोर्ड होना चाहिए। या तो तुम इसे बना लो, बहुत से बच्चे बनाते हैं, बहुत से लोग बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे बताते हैं, बट द पॉइंट इज कि तुम्हारे पास अगले 6 महीने के मेजर इवेंट्स का एक प्लान होना चाहिए। कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे अगले अपकमिंग लाइफ में अपकमिंग 6 महीने में कोई एग्जाम, ठीक है, जिसके लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो, कोई एक्सटर्नल एग्जाम, स्कूल एग्जाम्स, कॉलेज एग्जाम के अलावा कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका एग्जाम, तो तुम्हारे माइंड में वो तुम्हें उन इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए और उनके अकॉर्डिंगली तुम प्लान करोगे। इमीडिएट जो तुम्हारे पास इमीडिएट टाइम है उसे अकॉर्डिंगली प्लान करोगे, जिसका मेरा मतलब है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। अब शॉर्ट टर्म प्लानिंग में तुम्हें कोई डिटेल टू डू लिस्ट नहीं बनानी हर जगह, ठीक है। आई नो ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है कि टू डू लिस्ट बनाओ, मार्क करते चलो, आज ये हो गया, आज ये हो गया, ये हो गया। बट व्हाट आई से, इंस्टेड ऑफ अ टू डू लिस्ट, हैव अ आउटलाइन ऑफ टास्क दैट यू हैव टू डू इन अ वीक, ठीक है ना। हर दिन तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि आज ये टास्क इंपॉर्टेंट है, और आउटलाइन ऑफ टास्क मतलब कि इस वीक में
इसका यही मतलब है कि जो 6 महीने में तुम्हें करना है उसके लिए तुम्हें 1 महीने में क्या करना होगा, और उस 1 महीने के 4 हफ्तों में से तुम्हें पहले हफ्ते क्या करना होगा। दैट इज व्हाट आई मीन बाय प्लानिंग, ठीक है ना। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें अरे कौन से इंपॉर्टेंट टास्क है जो तुम्हें इस 1 हफ्ते में कंप्लीट करने हैं, और फिर उन टास्क में से कौन से पहले करने हैं, हर दिन कौन सी चीज़ें पहले करनी है बाद में करनी है। उसके लिए तुम्हें टू डू लिस्ट नहीं बनानी, उसके लिए तुम्हें समझनी है अपनी प्रायोरिटीज़। ओके, एंड दैट इज़ द नंबर 2 फैक्टर, दैट इज़ प्रायोरिटाइजेशन। बाय प्रायोरिटाइजेशन आई मीन कि तुम्हें ये समझना पड़ेगा। देखो, अगर तुम्हें लगता है ना कि टॉपर्स हर दिन बैठ के टाइम टेबल बनाते हैं कि आज ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, या फिर स्कूल के हिसाब से कॉलेज के हिसाब से बैठ के वो पूरा डिज़ाइन करते हैं कि यार ये होना चाहिए इसको 1 घंटा 2 घंटा, ऐसे नहीं होता। द पॉइंट इज़ कि वो ये समझते हैं कि सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है करना। जैसे वो हायरार्की ऑर्डर से चीज़ें कंप्लीट करते जाते हैं ना, वैसे वैसे उनकी चीज़ें टाइम पे होती जाती हैं, डेलीगेट होती जाती हैं, और उन्हें कोई इनकन्वीनियंस नहीं होती अपनी चीज़ें कंप्लीट करने में या फिर अपने जो कमिटमेंट्स हैं उन्हें पूरा करने में। दैट इज द की। और इसके लिए तुम्हें एक मैट्रिक्स है, एजनहोवर मैट्रिक्स, जो कि गिवन है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में, और ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ इसमें। इस मैट्रिक्स के हिसाब से ना, हो सका तो मुझे स्क्रीन पे दिखाऊंगा इसकी पूरी इलिस्ट्रेशन। इस मैट्रिक्स के हिसाब से तुम्हारे पास 4 क्वाड्रेंट्स है। क्वाड्रेंट नंबर 1 इज द टास्क विच आर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। द सेकंड क्वाड्रेंट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। नंबर 3 इज टास्क जो कि अर्जेंट है बट नॉट इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 4 था नॉट अर्जेंट प्लस नॉट इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले अगर तुम इंपॉर्टेंट प्लस अर्जेंट टास्क देखोगे, जिनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एग्जाम्स, असाइनमेंट्स, डेडलाइंस या टेस्ट, इस तरह के टास्क को तुम्हें कंप्लीट करना है इमीडिएटली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, और ये बहुत ज़्यादा इन पे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और तुम्हारा स्कोर, तुम्हारी फ्यूचर, तुम्हारा करियर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, इसलिए तुम्हें इमीडिएटली करना है। अब कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं बट अभी अर्जेंट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, तुम्हें कोई नया स्किल सीखना है, या फिर तुम्हें एक्सटर्नल प्रेपरेशन करनी है, किसी और एग्जाम की प्रेपरेशन करनी है विद योर स्कूल एंड कॉलेज स्टडीज, तो वो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। इसीलिए तुम्हें उन्हें शेड्यूल करना है टास्क को प्रोएक्टिवली। तुम्हें उन टास्क को जब हो सके, जहां हो सके, बेस्ट पॉसिबल टाइम देना है, और इसे कहते हैं प्रोएक्टिव टाइम एलोकेशन। ठीक है। नंबर 3 इज अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, अगर तुम घर पे हो तो ग्रोसरीज बाय करना, या फिर स्कूल कॉलेज में हो तो स्कूल या फिर कॉलेज के इवेंट्स अटेंड करना। अब देखो, ये अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम इन्हें डेलीगेट कर सकते हो, नहीं जा सकते इनमें, या फिर ऐसे टास्क को मिनिमाइज कर सकते हो जिनसे तुम्हारा टाइम बचे। ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, एज पर कि तुम्हारी सिचुएशन क्या है और तुम्हारे पास कितना टाइम है मस्ती करने को। नंबर 2 इज नॉट अर्जेंट प्लस नॉट इंपॉर्टेंट, जो कि हम सब जानते हैं, बिंज वॉचिंग शोज, स्क्रोलिंग सोशल मीडिया। अब मैं नहीं कह रहा कि तुम इसे खत्म कर दो, एब्स्टिनेशन कोई सोल्यूशन नहीं है, बट यू नीड टू एलिमिनेट और ड्रास्टिकली रिड्यूस देम। ठीक है, और इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा इसी वीडियो में, डोपामिन रेगुलेशन के बारे में, तो उसमें तुम्हें ढंग से बताऊंगा कि इसको लेके तुम्हें कैसे टैकल करना है इस चीज़ को, या फिर इसके लिए तुम्हें क्या स्टेप्स उठाने हैं। तो दीज वर द 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। इसमें तुम अपने सारे दिन के टास्क, हफ्ते के सारे टास्क, महीने के सारे टास्क को रिलाय करो, कौन से इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही अर्जेंट है ना ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे करोगे तो तुम्हें मैंने एक्शंस दे दिए हैं कि किस पे कैसे एक्शन लेना है, तुम उनको फॉलो करो, जो भी तुम्हारे टास्क हैं अपने आप एक एक करके कंप्लीट होने लगेंगे। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके, ये सबसे बेस्ट टेक्निक है, बहुत बड़े बड़े लोग भी ये सेम टेक्निक रेकमेंड करते हैं, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती है, स्पेशली तब जब तुम्हारा जो डेली शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है। नंबर 3 फैक्टर की बात करते हैं, एंड नंबर 3 फैक्टर इज अटेंशन ट्रैकिंग। नाउ दिस इज अ टेक्निक। ओके, अब इस टेक्निक के कुछ स्टेप्स हैं। ये टेक्निक जो है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पे काम करती है। अगर मैं सीधे शब्दों में समझाऊं तो इट इज़ नॉट सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, इट इज़ योर ईगो। कैसे? तुम अपनी एफिशिएंसी ट्रैक करते हो यूजिंग अ स्टॉप वॉच। अब तुम्हें इसमें करना क्या है? करना ये है कि जब तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें टाइमर यूज़ करना है, और टाइमर या स्टॉप वॉच तभी स्टार्ट करनी है जब तुम एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो या फिर स्टडी कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम पढ़ने बैठते हो जब तुम्हारे हाथ में पेन है, जब तुम्हारे नीचे कॉपी है और तुम लेक्चर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, सिर्फ तभी तुम्हारा टाइमर चलेगा। बीच में अगर तुम वॉशरूम करने भी उठते हो, अपने भाई बहन से बात भी करते हो, मम्मा से बात करते हो, 2 मिनट के लिए भी उठते हो, तो तुम्हें वो स्टॉप वॉच ऑफ करनी है। ठीक है, ये थोड़ा इनिशियली ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि माइंड अटेंटिव नहीं रहता, बट जैसे जैसे करोगे तो तुम्हें अपने आप दिखने लगेगा। तुम्हारा जो एक्चुअल आउटपुट एनालिसिस है वो कुछ ऐसा है कि अगर तुम दिन में 8 घंटे बैठ रहे हो ना, तो तुम सिर्फ 5 घंटे पढ़ रहे हो, और फिर ये जो रियलिटी चेक है ना, ये अपने आप तुम्हें स्ट्राइक करेगा। और यही वो रीजन है कि तुम सोचते हो कि यार 8 घंटे बैठा बट चीजें तो थोड़ी सी कवर हुई। 1 घंटे का लेक्चर करने में हमें 1.5
घंटा लग जाता है क्योंकि हमारा फोकस ही बहुत कम है, हमारी एफिशिएंसी बहुत कम है एक्चुअली, क्योंकि हम बीच में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। और इसी टाइम वेस्ट करने की आदत को अगर तुम अपने आप को कंट्रोल करोगे कि नहीं मुझे इस टाइमर पे, क्योंकि तुम खुद से compete करने लगोगे फॉर टाइम। अगर तुम कल 5 घंटे कर पाए थे तो आज तुम 5:30 ट्राई करोगे, अगले दिन 6 करोगे, और इससे क्या होगा, यू विल स्ट्राइव फॉर इम्प्रूवमेंट एवरी सिंगल डे। अगर समझ पाए तो तुम्हें ये समझ आ गया हो कि ये जो टेक्निक है ये कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो इसे फॉलो करना, इसे ट्राई करना। एक्चुअली इस पर मैंने एक पूरी वीडियो भी बनाई थी, इट वॉज द आई गेस द 10th वीडियो ऑफ माई चैनल, तो उसे भी जाके देख सकते हो। उसका कार्ड अभी शो हो रहा होगा, बट बाद में देखना, पहले ये पूरी वीडियो देख रहा हूँ। उसके बाद अगर हम नंबर 4th फैक्टर की बात करें, दैट इज प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स। अब ये कुछ ऐसी चीज़ है ना जो थोड़े से प्रो बच्चे यूज़ करते हैं, एंड दैट इज कि तुम्हें पढ़ने के प्री डिफाइंड मेथड्स बनाने हैं। नाउ प्री डिफाइंड मेथड से मेरा मतलब है दैट डिफाइन योर प्रोसेस ऑफ स्टडिंग। मतलब कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम लेक्चर्स किस रिसोर्स से देख रहे हो। अगर स्कूल कॉलेज में जा रहे हो तो ऑफकोर्स टीचर से, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो कौन से स्पेसिफिक चैनल्स है जिनसे तुम पढ़ोगे, जो तुम्हें बेस्ट सूट करते हैं। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, डीपीपीज करनी है तो कहाँ से करनी है, रिसोर्सेज कौन से फॉलो करने हैं, अगर नोट्स बनाने तो किस वे में बनाने हैं, कौन से कलर के पेन यूज़ करने हैं, किस फॉर्मेट में बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, डायग्राम्स बनानी है। इवन मैंने तो नोट्स बनाने के लिए अलग रजिस्टर्स रखता हूँ, ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी के रजिस्टर्स होते हैं मैं वो रखता हूँ। ये एक मैं ये नहीं कह रहा कि जाके पैसे खर्च करो इन चीज़ों पे, बट द पॉइंट इज कि तुम्हारे पास अगर एक प्री डिफाइंड सिस्टम होगा ना तो तुम्हें काम करने में भी मजा आएगा। रिवीजन करनी है तो कैसे करनी है, नो दिस विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट विल स्टार्ट मेकिंग योर स्टडी ना, इट विल मेक यू स्मूथ एंड इट समवॉट ऑटोमेट्स यू। तो ये बहुत एक बड़ी फील गुड फैक्टर देता है पढ़ते समय। अगर तुम्हें एक डिजाइंड प्रोसेस में पढ़ते हो, देखो तुम पढ़ाई कर रहे हो तो इसे भी एक शौक की तरह करो, ठीक है, एक शौक की तरह करो जिससे कि तुम्हें मजा आए काम करने में, ठीक है ना। अब अगर पढ़ना ही है तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो कितना 12th के बाद कॉलेज में 3-4 साल 5-6 साल पढ़ोगे, सो दिस विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। क्योंकि अगर तुम एक तरह से एक चीज़ें करने लगे तो अपने आप तुम्हें ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कि यार अब लेक्चर्स कहाँ से देखूँ, अब नोट्स कैसे बनाऊँ, क्योंकि तुम एक ढंग में काम करने लगोगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। नंबर 5 इज सिटिंग आवर्स। अब सिटिंग आवर्स कितने होने चाहिए ये एक बहुत बड़ा डाउट होता है। तो अगर तुम लॉन्ग सेशन के लिए बोलो तो मिनिमम 3 घंटे तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक मिनिमम एग्जाम सिटिंग सेशन जो होता है वो 3 घंटे होता है, तो उसकी आदत तुम्हें होनी चाहिए। एंड शॉर्ट सेशन तुम 2 घंटे का तो मिनिमम लगाओ। 1 घंटा इज़ वेरी लो फॉर 9th 10th 11th 12th और अ कॉलेज स्टूडेंट। तो 2 घंटे मिनिमम करो, और लॉन्ग सेशन तुम जितना भी लगा सकते हो बट मिनिमम 3 घंटे लगाओ। नंबर 6 इज़ ज़िगार्निक इफेक्ट। इसके बारे में मैं अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी, बट उस वीडियो पे इतने व्यूज़ नहीं गए, तो मैं इस वीडियो में इसको समझा देता हूँ। द पॉइंट इज़ कि इट इज़ अ साइंटिफिक हैक, ठीक है। यू नीड टू लीव टास्क अनफिनिश्ड एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। मतलब जब कोई टास्क कंप्लीट होने वाला है, मानो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे एक बुक से, 40 हो गए तो अब छोड़ दो, 50 तक कंप्लीट मत करो। इसका मतलब तुम्हें कंप्लीट करना है टास्क सेगमेंट में। और साइंटिफिकली इससे पता है क्या होता है, जब तुम एक कंप्लीट होने वाले टास्क को बीच में छोड़ देते हो ना, तो वो तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में काफ़ी ज़्यादा देर तक रहता है, जिससे कि अगले दिन अगर तुम उस चीज़ से स्टार्ट करोगे वापस पढ़ना तो तुम अपने आप स्टडी में ब्लेंड हो जाओगे, और तुम्हारा मोमेंटम बिल्ड होने लगेगा अगले दिन। कैसे कि तुमने पिछले दिन का एक अनफिनिश टास्क अगले दिन किया जो कि ईजी भी था, हो भी जाता, और तुमने अपने आप को पढ़ाई में इंडल्ज भी कर दिया फॉर द नेक्स्ट डे। और ये तुम्हें हेल्प करेगा टू रिज्यूम स्मूथली टू द वर्क नेक्स्ट डे, एंड दिस इज अ प्रूवन प्रैक्टिस। इवन आई विटनेस दिस एवरी सिंगल डे। जब भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तो मैं आधे प्रॉब्लम सॉल्व करके छोड़ देता हूँ, और इससे मुझे अगली बार उन रिज्यूम करने में ज़्यादा आसानी होती है, एंड आई हैव फेल्ट दिस। नंबर 7 इज सब्जेक्ट स्विचिंग। ओके, अब सब्जेक्ट स्विचिंग से मेरा मतलब है हाउ मेनी सब्जेक्ट्स टू स्टडी इन अ डे। अब इसका एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें अपनी मेंटल फटीग जो है ना रेगुलेट करने के लिए आई रिकमेंड कि तुम 2 सब्जेक्ट्स मिनिमम पढ़ो। उसमें से एक चंक जो होगा वो बिग होगा प्लस डिफ़िकल्ट होगा, और एक चंक होगा स्मॉल प्लस ईजी पोर्शन होगा, ठीक है। इस तरह से तुम करो। फॉर एग्जांपल अगर तुम एक जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक दिन 6 घंटे फिजिक्स पढ़ो और 4 घंटे केमिस्ट्री पढ़ो। फिजिक्स का पोर्शन मुश्किल, और 4 घंटे जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो वो थोड़ा सा इजी। उसमें रिवीजन करो, उसमें नोट्स बनाओ, और जो फिजिक्स वाला कर रहे हो उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करो। तो इससे क्या होगा, रेगुलेट करोगे। पूरे दिन हार्ड चीज़ें करोगे तो माइंड थक जाएगा। इससे अच्छा कि 3-4 घंटे कुछ ईजी कर लो। इससे क्या होगा, मेंटल फटीग रेगुलेट होगा, ठीक है। ये मैं फॉलो करता था इनिशियली। पहले मैं बहुत ज़्यादा ऐसा था कि मैं एक सब्जेक्ट पूरे दिन पढ़ते रहता था, बट उससे ऑफकोर्स बंदा थक जाता है, इसीलिए मैंने इस पे स्विच कर लिया। नाउ इफ आई टॉक अबाउट टेक्निक्स, स्टडी टेक्निक्स, तो स्टडी टेक्निक्स में वी नो कि देयर आर मेनी प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स। फॉर एग्जाम्पल पोमोडोरो, eat that frog, hour of power, but the point is that these techniques are good for beginning only. जब तुम्हें अपना फोकस बिल्ड करना सीखना है तब ये हेल्प कर सकती है, बट इवेंचुअली यू नीड टू कम टू फ्लोमोडोरो। बाय फ्लोमोडोरो आई मीन
कि तुम्हारी बॉडी नेचुरली फोकस करना सीख जाए। दैट मीन्स दैट यू स्टडी बेस्ड ऑन योर बॉडी क्लॉक, ओके, योर बॉडी क्लॉक, एंड दिस विल पीक योर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। जब तुम देखो, जो जिन पैसिव फैक्टर्स की मैं बात करूंगा ना, उससे तुम्हारी बॉडी अपने आप ऑटोमेट होने लगेगी और समझ जाएगी कि उसे किस टाइम पे कब फोकस करना है। जिस तरह से तुम उसे हैबिट्स डेवलप करवाओगे तो उससे क्या होगा, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी नेचुरली पीक होने लगेगी। ये तुम्हें तब ज़्यादा समझ आएगा जब मैं पैसिव फैक्टर्स की बात करूंगा। तो द पॉइंट इज कि टेक्निक्स या स्टडी टेक्निक्स तुम इनिशियली फॉलो कर सकते हो, बट उन पर डिपेंडेंट नहीं रहना। ट्राई करना है कि पैसिव फैक्टर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा, उन्हें फॉर्म करके, उन्हें यूज़ करके तुम्हें अपने आप खुद फोकस, बॉडी की खुद फोकस करने की टेंडेंसी को ऑन करना है या फिर उसे पॉलिश करना है। एंड नंबर 9th इज़ रिवीजन। ओके, रिवीजन अब कैसे करना है? देखो, रिवीजन इज़ अ थिंग ना, जो अगर आप इफ़ यू डू करेक्टली देन इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। द पॉइंट इज़ कि जब हमारा कोई टेस्ट आता है ना, हम क्लास नोट्स भी करने लगते हैं, जो किताबें सॉल्व की होती हैं वो भी वापस सॉल्व करने लगते हैं, सब कुछ करने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ही यही है। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि बेस्ट डिफाइंड रिसोर्सेज क्या हैं पढ़ाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बुक सॉल्व करते समय बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुमसे पहले ही हो गए होंगे, तो तुम्हें उन्हें रिवीजन करते समय देखने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे होंगे जिनमें तुमने दिमाग लगाया तो हो गए, कुछ ऐसे होंगे जिनमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा और तुम्हें उनके सोल्यूशंस देखने पड़े, तो उन्हें मार्क करोगे, क्वेश्चन मार्किंग सीखोगे, फास्ट रिवीजन। अब थ्योरी, फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स, उन्हें अपने आप फास्टेस्ट वे में रिवाइज कैसे करना है। हो सकता है किसी चैप्टर में तुम्हें थ्योरी याद हो बट फॉर्मूले भूल गए हो, या फिर कॉन्सेप्ट्स याद हो लेकिन फॉर्मूले भूल गए हो, थ्योरी भूल गए हो, तो उन्हें कैसे रिवाइज करना है, कहाँ टाइम लगाना है, कहाँ वेस्ट नहीं करना, ये सब मैंने अपनी एक RGB स्ट्रैटेजी में समझाया है। उसमें मैंने सेल्फ असेसमेंट, जितने रिसोर्सेज तुम्हारे पास हैं उसी में से अपने आप को टेस्ट करने के तरीके भी बताए हैं। तो ये सब कुछ तुम मेरी एक वीडियो है यूट्यूब चैनल पे, उसे देख सकते हो। उसका होवर कार्ड मैं दे दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, उसे जाके देखना। रिवीजन स्ट्रैटेजी, उस पर रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा था, और वो फिजिक्स के लिए समझाई है मैंने, पर तुम किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। वहाँ तुम्हें ये चीज़ें ज़्यादा डिटेल में समझ आएंगी। अगर मैं उसे इसी वीडियो में समझाने बैठ जाऊँगा तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, तो इससे अच्छा तुम वहाँ जाके वो पूरी वीडियो देखो। लास्ट वीडियो में भी मैंने उसे रिकमेंड किया था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, तो एक बार उसे जाके देखो। एंड विद दिस हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे, दैट इज़ पैसिव फैक्टर्स। ओके, पार्ट नंबर 2, पैसिव फैक्टर्स, और वो पैसिव फैक्टर्स भी हैं 9। और नंबर 1 की अगर बात करें तो दैट इज इट इज़ नाइट वर्सेस डे। अब दिन को पढ़ना चाहिए या रात को, इसमें 2 केसेस हैं। इफ़ यू आर अ स्कूल स्टूडेंट अप टू क्लास 12, या फिर अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए आई प्रेफर कि तुम्हें स्टडिंग इन द डे इज़ बेस्ट फॉर यू। क्योंकि देखो, स्टडिंग विद अ नेचुरल क्लॉक इज़ बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स जो कि स्कूल में है। क्योंकि हम एट नाइट हमें ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है, बट दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन, क्योंकि हम लीस्ट एफिशिएंट होते हैं एट नाइट, एंड दिस इज़ ट्रू। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम रात में 4 घंटे जागते हैं, लेकिन सिर्फ 2 घंटे लेक्चर देखने के बाद फ़ोन बहुत स्क्रॉल करते हैं, फ़ोन बहुत स्क्रॉल करते हैं, हमें क्रेविंग होती है कुछ खाने की, तो उस सब चीज़ों में हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। मम्मी पापा भी नहीं होते रेगुलेट करने के लिए, और क्योंकि हम स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो इतने मैच्योर नहीं होते कि खुद फोकस कर पाए रात को। तो आई नो तुम ये समझ रहे होगे कि कहीं ना कहीं तुम लीस्ट एफिशिएंट होते हो रात को, बस तुम्हें ऐसा लगता है कि टाइम बहुत है तो हमने ज़्यादा पढ़ लिया। तो इस चीज़ के लिए आई वुड सजेस्ट स्टडिंग इन द डे इज़ बेस्ट फॉर यू, तो इस चीज़ को फॉलो करो। बट इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट देन यू हैव अ लॉट ऑफ कमिटमेंट्स, ठीक है, तुम्हें एग्जाम्स देने हैं, असाइनमेंट्स देने हैं, स्किल्स डेवलप करने हैं जो कि कॉलेज में बहुत ज़रूरी है, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी होगी किसी एग्जाम की, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रोजेक्ट्स में ऑफकोर्स कोई स्टार्टअप भी कर रहा होता है, कोई कंटेंट क्रिएशन कर रहा होता है, तो इस सब में भी मतलब बहुत टाइम यूज़ होता है। तो इसलिए यू नीड टू वर्क एज़ पर योर सिचुएशन। और क्योंकि तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है और बहुत ज़्यादा सीरियस है, देन डे और नाइट शुड नॉट मैटर टू यू, ठीक है। ये एक मेरी पर्सनल मतलब लर्निंग है कि क्लास जब तुम कॉलेज में हो देन आई डोंट बिलीव कि तुम्हें टाइम ज़्यादा देखना चाहिए, बिकॉज इट इज़ मोर अबाउट कि तुम इस कॉलेज की एज में कितना ज़्यादा आउटपुट निकाल लेते हो अपनी लाइफ के लिए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 इज़ बॉडी क्लॉक। नाउ दैट इज़ द सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, बॉडी क्लॉक। ओके, सो द बॉडी क्लॉक का मतलब ये है कि यू डू सर्टेन थिंग्स एट अ फिक्स टाइम एवरी डे, ठीक है। एंड बाय दोज थिंग्स आई मीन वेकिंग अप, उठना कब है, दिस इज़ स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, ओके, कि तुम्हें बेस्ट टाइम 6 से 7 बजे है उठने का, एंड 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ मस्ट। उसके बाद अगर मैं सोने की बात करूँ तो क्योंकि तुम्हें 8 घंटे की नींद लेनी है, द बेस्ट टाइम टू स्लीप इज़ 10 PM। एंड स्टडी स्लॉट्स तुम्हारे फिक्स्ड होने चाहिए कि तुम्हें अगर 3 घंटे सुबह पढ़ना है, 2 घंटे दोपहर को पढ़ना है और शाम को भी 2 घंटे पढ़ना है। तो ये स्लॉट्स अगर फिक्स करोगे ना, तो तुम्हारी माइंड को अपना फोकस करने की ना आदत हो जाएगी कि मुझे सुबह 3 घंटे फोकस करने की आदत बैठ जाएगी बॉडी की। उसके बाद दोपहर को और सिमिलरली शाम को। एंड पता है बॉडी क्लॉक ना
जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो उस टाइम पे बहुत हेल्प करता है। अगर तुम एग्ज़ाम टाइम के दौरान, मतलब जिस टाइम तुम्हारा एग्ज़ाम होता है एक्चुअली, उसी दौरान मॉक टेस्ट दोगे तो उससे भी तुम्हारा फोकस करने का जो एबिलिटी है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो इसे ट्राई करना। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट फूड, ओके, डिनर, या फिर इफ़ आई टॉक अबाउट लंच एंड डिनर, तो वो तुम्हें एक टाइम पे करना चाहिए। डिनर टाइम पे करो और फिर सो जाओ। लंच टाइम पे करो, उससे क्या होगा, बॉडी को जो रेस्टिंग पीरियड चाहिए ना, क्योंकि लंच करने के बाद हमारी बॉडी सुस्ताती है, ठीक है ना, तो और उसको जो सुस्ताने का 1 घंटा है ना, अगर वो फिक्स हो जाए तो तुम्हारे लिए वो अच्छा होगा। अगर तुम 3 बजे लंच कर रहे हो, कभी 2 बजे कर रहे हो, तो फिर रेस्टिंग पीरियड्स अलग अलग हो जाएंगे, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी अपने आप हैम्पर होगी और तुम्हारा टाइम मैनेज नहीं होगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मांगती है, बट अगर तुम ये कर पाते हो तो तुम्हारा टाइम मैनेज होने लगेगा, क्योंकि तुम सही जगह पे सही चीज़ों को टाइम देने लगोगे। आई नो तुम ये समझ रहे हो। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट ब्रेकफास्ट, देन ब्रेकफास्ट डजंट मैटर, लाइट करो या नहीं करो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द बिगिनिंग ऑफ द डे पेट भर लोगे तो मज़ा नहीं आएगा, मतलब काम करने में मज़ा नहीं आएगा, सुस्ताओगे, तो दैट इज़ नॉट व्हाट आई रिकमेंड। लाइट करो, फ्रूट खाओ, दैट इज़ वेरी हेल्दी और बहुत अच्छा होता है। एंड दिस विल मेक योर बॉडी हैबिचुअल एंड मेक्स योर फ्लो नेचुरली, एंड दिस इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड। कोई इसे 100% आइडियलिटी से फॉलो नहीं कर पाएगा, बट जितना क्लोज हो उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। सो इट समवॉट ऑटोमेट्स यू। ठीक है, नाउ नंबर 3 इज़ माइंड सेट। ना, जब तुम्हें बहुत बड़ी लिस्ट है तुम्हारे पास काम करने को, और जब तुम्हें बहुत सारे टास्क कंप्लीट करने हैं अंडर प्रेशर, then the point is that you need to have a action oriented mindset, not a problem oriented mindset. अब problem oriented mindset से मेरा मतलब है that you be overwhelmed. तुम ओवरवेलम हो जाते हो, तुम सोचते हो बहुत कुछ है करने को, या फिर तुम प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में कंफ्यूज हो जाते हो। तुम्हें लगता है यार कितना प्लान करें, कब एग्जीक्यूट करें, बहुत सारी चीज़ें करने को, नहीं हो पाएगा। तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंडसेट नहीं रखना, एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट रखना है, जिसका मतलब है दैट यू फोकस ऑन टेकिंग एक्शंस। मतलब कि तुम प्लान करते हो, तुम प्रिपेयर करते हो और फिर तुम एग्जीक्यूट करते हो। इन तीनों को मिक्स नहीं करना, तीनों में कंफ्यूज नहीं होना, टाइम से हर चीज़ करनी है। इससे एक्चुअली तुम्हारे जो वर्क फ्लो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। देखो, जैसे अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले प्लान करो कि हाँ, मैं आज ये चैप्टर्स करूँगा, ये लेक्चर्स देखूंगा और उसके बाद ये DPP सॉल्व करूँगा। प्रिपेयर करो, अपने नोटबुक लो, अपने पेन्स लो, टेबल सेटअप करो, उसको कहते हैं प्रिपरेशन, और फिर एग्जीक्यूशन पे शिफ्ट करो। सारा टाइम टेबल सजाने में नहीं दे देना, सारा टाइम लेक्चर्स ढूंढने और रिसोर्सेज ढूंढने में नहीं लगा देना। दैट इज व्हाट आई मीन बाय प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन, तीनों को मिक्स नहीं करना। Okay, so this is what I call an action oriented mindset. Number 4th is what we call dopamine regulation. बहुत must, that is, इससे मेरा simple ये मतलब है that do not give dopamine spikes to yourself at the beginning of the day. ठीक है, beginning of the day dopamine spikes नहीं देनी है खुद को. This will kill your productivity at the start of the day. ऐसा क्यों? क्योंकि जब तुम एक स्पाइक दे देते हो ना अपने आप को at the beginning of the day, तो तुम्हें पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है। पढ़ाई करने के लिए ना तुम्हें पहले बोरिंग लेना पड़ेगा। बोर्डम इज द बेस्ट वे टू कॉन्सेंट्रेट इन स्टडीज। कभी फ़ोन छोड़ के देखो 2 घंटे, अपने आप पढ़ाई में मन लगने लगेगा। ऐसा होता है, ठीक है ना। फ़ोन छोड़ के देखो, फ़ोन मत यूज़ करो, तो अपने आप तुम्हें पढ़ाई ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। तो ये चीज़ है, और ये तुम सब एक्सपीरियंस कर चुके हो। एंड दिस शुड बी द लास्ट थिंग दैट यू डू इन अ डे। बाय दैट आई मीन कि अगर तुम्हें डोपामिन स्पाइक चाहिए भी, ठीक है, रील्स देखनी है या फिर बिंज वॉच करना है, कुछ मूवी देखनी है, तो एट द एंड ऑफ द डे करो। ठीक है, ऐसे तो मिनिमाइज करो, बट करना है तो एट द एंड ऑफ द डे करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो नेचुरल डोपामिन रेगुलेशन है ना वो सही रहेगा। सुबह तक तुम वापस डोपामिन डाउन हो जाएगा, स्पाइक डाउन हो जाएगा, तो फिर उसके बाद तुम आराम से पढ़ सकते हो। फिर एट द एंड ऑफ द डे तुम थोड़ा सा कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो, तो उससे तुम्हारा डोपामिन रेगुलेटेड रहेगा। द पॉइंट बीइंग इज कि पढ़ाई करने से पहले फ़ोन नहीं चलाना है या फिर कोई भी कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है। उससे क्या होगा, तुम्हारा माइंड पढ़ाई को बहुत ज़्यादा बोरिंग समझने लगेगा। तो इस चीज़ को समझो। नंबर 5th इज़ शुड वी अवॉइड। व्हाट शुड वी अवॉइड, ये जो एक बहुत बड़ा वो है, दैट वी शुड अवॉइड फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड इवेंट्स वाइल वी आर स्टडिंग इन 11th 12th, स्पेशली फॉर JEE NEET preparation. But the answer to this is, I don't know you should avoid or not, but the answer is that you need to prioritize yourself. Now prioritizing yourself does not mean कि कभी भी इन चीज़ों में टाइम नहीं देना। Prioritizing yourself mean that you should manage these things based on these 3 factors. Number 1 is your goal and priorities. अगर कोई काम पेंडिंग है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है और यहाँ पे टाइम नहीं देना है, वहाँ टाइम देना ज़रूरी है, तो सबसे पहले उसे करोगे ऑफ कोर्स। बट द सेकंड फैक्टर इज योर वेलबींग। वेलबींग से मेरा मतलब है फटीग। अगर थक गए हो तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें तुम्हें रिजुविनेट करेंगी, वहाँ जाना ज़रूरी है। और उससे भी ज़रूरी है तुम्हारा मेंटल हेल्थ। अगर तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, स्ट्रेस्ड हो अपने काम को लेके, देन स्टेइंग इन द रूम एंड कीप वर्किंग इज नॉट द बेस्ट सोल्यूशन, इट इज़ द वर्स्ट
थिंग दैट यू कैन डू. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि तुम अगर मेंटली मेंटल हेल्थ तुम्हारी थोड़ी ख़राब है, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, ओके, तो तुम्हें फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और इवेंट्स में जाना बहुत ज़रूरी है. वहाँ तुम अपने आप रिजुविनेट हो जाओगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत से लोग इसे कंसिडर नहीं करते एंड कहते हैं कि एब्सटेन कर दो, नहीं जाना, कोई दोस्तों से नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना. बट अगर तुम अकेले बैठे रहोगे, कोई सोशल तुम्हारी वो नहीं होगी, सर्कल नहीं होगा, तो ऑफकोर्स तुम थोड़ा सा ढंग से मतलब चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे. एक टाइम के बाद फटीग हो जाएगा, मेंटल फटीग प्लस फिजिकल फटीग. तो इस चीज़ को ध्यान में रखो. तुम्हें प्रायोरिटाइज करना है खुद को जब ज़रूरत है. और प्रायोरिटाइजिंग का मतलब ये है कि तुम्हें अपनी गोल्स को भी प्रायोरिटाइज करना है एज वेल एज अपनी वेलबींग को भी प्रायोरिटाइज करना है. तो उस हिसाब से तुम डिसाइड करोगे कब तुम्हें कहाँ टाइम देना है. दैट इज वाई प्रायोरिटाइजेशन इज मोर इंपॉर्टेंट rather than fixed rules. Now number sixth is association. नाउ दिस इज़ अ क्वाइट इंटरेस्टिंग वन. ये कुछ बच्चे करते हैं एंड दैट इज़ कि तुम एसोशिएट कर दो अपनी फोकस को प्रैक्टिसेस के साथ. फॉर एग्जांपल, जब तुम टेबल पे बैठे हो तो तुम फोकस करोगे, लैम्प ऑन है तो तुम फोकस करोगे, टाइमर या स्टॉप वॉच ऑन है तो तुम फोकस करोगे. दिस वर्क्स इन मैनिपुलेटिंग योर माइंड टू सक्सेस. ओके, ये थोड़ा सा दिस वर्क्स इन मैनिपुलेटिंग योर माइंड टू फोकस. ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कि तुम अपने माइंड को ट्रिक कर दो कि हाँ भाई अब ये लैम्प ऑन है तो मैं तो पढ़ूंगा, ये टेबल पे मैं बैठ गया हूँ तो अब तो मैं पढ़ूंगा, टाइमर ऑन है तो अब मैं पढ़ूंगा. अटेंशन ट्रैकिंग वाला इसी से रिलेटेड है. तो इस चीज़ को तुम ट्राई कर सकते हो. एसोसिएशन हेल्प्स, ठीक है, इट हेल्प्स. एंड नंबर 7 इज़ प्रोकास्टिनेशन. नाउ प्रोकास्टिनेशन इज समथिंग जो ज़िगार्निक इफेक्ट इसको बीट करने में ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा. ज़िगार्निक इफेक्ट क्यों? क्योंकि अगले दिन तुम एक स्मूथ स्टार्ट ले रहे हो तो इजीली तुम चीज़ें में ब्लेंड हो जाओगे और पढ़ाई तुम्हारी अपने आप शुरू हो जाएगी. तो प्रोकास्टिनेशन बीट होने के चांसेस हैं. बट अगर वो नहीं हेल्प कर रहा, देन देयर इज ओनली वन प्रिंसिपल टू बीट प्रोकास्टिनेशन, टू टैकल प्रोकास्टिनेशन. आई वुड से द पॉइंट इज टू स्टार्ट स्लो एंड स्टार्ट स्मॉल. जो भी करना है, नहीं हो पा रहा, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, तो एक टॉपिक उठाओ और धीरे धीरे उसे पढ़ो. बोलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ूंगा, 1 घंटे में एक टॉपिक कंप्लीट करूंगा, बट एटलीस्ट स्टार्ट करूंगा. सो यू नीड टू कीप रेगुलेटिंग एंड मॉनिटरिंग योर फिजिकल फटीग. अगर बहुत ज़्यादा थक गए हो तो भी पढ़ाई का मन नहीं करेगा, दिमाग थक गया तो भी पढ़ाई का मन नहीं करेगा. सो मे बी यू नीड चेंज समटाइम्स. क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर तुम ज़बरदस्ती खुद को पढ़ाने बैठे हो और तुम थके हो, तुम्हारा दिमाग थका हुआ है, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है. ऐसा नहीं होता कि अगर हमने एक नींद ले ली तो हम फ्रेश हो जाते हैं. कभी कभी हमें चेंज चाहिए होता है, चेंज ऑफ थिंग्स, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट. तो उस चीज़ पे भी फोकस करना, उससे भी प्रोकास्टिनेशन बिल्ड करने में हेल्प होगी. एंड नाउ नंबर 8 इज डिस्ट्रैक्शंस. ओके, तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है. तो इसमें 4 चेंजेस की बात करता हूँ मैं हमेशा. नंबर 1 इज द माइंडसेट चेंज, देन द अप्रोच चेंज, देन हेल्दी लेजर, जो तुम्हें समझना पड़ेगा कि बर्नआउट, रेस्ट और बोर्डम एक्चुअली क्या बात करते हैं. उसके बाद परसेप्शन चेंज. एंड ये सब मैंने अपनी एक YouTube वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले, जो पूरी एक 10-15 मिनट की वीडियो है. उसको अगर इधर समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. तुम वहाँ जाके उसे अच्छे से सीखो. एंड उस वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट ये है दैट यू नीड टू मैनेज डिस्ट्रैक्शंस, नॉट एब्सटेन फ्रॉम इट. डिस्ट्रैक्शंस को एब्सटेन करने जाओगे तो वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है. तुम 1 दिन फ़ोन नहीं छू सकते, 2 दिन नहीं छू सकते, 3 दिन नहीं छू सकते, बट इवेंचुअली छू दोगे. क्योंकि जितना तुम खुद को रोकोगे उतना तुम उसकी तरफ कंपेल होगे. आई नो तुम ये समझ रहे हो. तो मैनेज करना ज़रूरी है. कैसे तुम उसे मिनिमाइज़ करना है, कैसे टैकल करना है, कैसे लेजर और पैसिव लेजर और एक्टिव लेजर के बीच में फोकस डिफरेंशिएट करना है, उस चीज़ को तुम समझोगे. एंड नंबर 9 इज़ सब्सक्राइब टू आदित्य संब्याल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो ऑफकोर्स तुम्हें समझ आ गया होगा कि दिस चैनल कैन बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू. और भी बहुत सी वीडियोज़ हैं, उसको करना. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हेयर. आई होप तुम्हें ये गाइड पसंद आई है, तभी तुमने पूरा देखा होगा. कुछ छोड़ दिया हो तो कॉमेंट में बताना. सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो. अगर ये वीडियो पसंद आया, ये गाइड पसंद आया, तो लाइक करना, कॉमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना इस वीडियो को. एंड जिन वीडियोस की मैंने बात किया ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन, उन्हें भी जाके तुम चेक करो. मैंने उनके हॉवर कार्ड्स दे दिए स्क्रीन पे, इन पे क्लिक करो, जाके वो वीडियोस देखो और कॉन्सेप्ट्स को और डेप्थ में समझो, जैसे तुमने इस वीडियो में समझा. ओके, अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो ऑफकोर्स तुम्हारी लाइफ में बहुत मेजर चेंज आने वाला है, तुम्हारी स्टूडेंट प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में. एंड दैट इज इट. ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज. वर्क हार्ड, एंजॉय द प्रोसेस, एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वन. बाय.